नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले बात हम करेंगे दुनिया की खबरों की। भारत और ईरान के बीच कारोबारी संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत ईरान से तेल के आयात में इजाफा कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री को भारत दौरे पर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते बेहतर होने से भारत को लाभ मिलेगा। भारत की यात्रा पर आए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से खास मुलाकात की। दोनों पक्षों ने लंबे समय से चले आ रहे दोनों राष्ट्रों के बेहतर संबंधों को और अच्छा करने पर चर्चा की है और अब माना ये जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच का कारोबारी रिश्ता पहले से बेहतर होगा। ईरान से आयात शुरू होने का भारत को लाभ मिलेगा। इस आयात का सबसे बड़ा लाभ ये है कि भारत और ईरान के बीच एक छोटा सा रास्ता है। इस कारण माल की ढुलाई में लागत और समय काफी कम लगेगा और तेल की कीमत में गिरावट भी आएगी। भारत अपनी जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है। ईरान पर प्रतिबंध के बाद 2020-21 में इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। उसके बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान आता है। भारत ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से अगर ढील मिल जाती है तो ईरान से एक बार फिर से कच्चा तेल खरीदने पर विचार किया जाएगा। जानकारी आपको दे दें, भारत और ईरान के बीच व्यापारिक समझौतों की बात करें या फिर व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो वो पहले से ही काफी बेहतर है और दोनों के व्यापारिक रिश्ते और बेहतर कैसे हो, इसे लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर मंथन भी किया जाता है। रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीलंकाई पीएम ने भारत का धन्यवाद किया। दरअसल भारत अभी श्रीलंका की मदद कर रहा है। इस पर श्रीलंकाई पीएम ने कहा कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, केवल भारत हमें पैसे दे रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को कहा कि भारत को छोड़कर कोई भी देश संकटग्रस्त देश को ईंधन के लिए पैसे उपलब्ध नहीं करा रहा है। संसद में अपने संबोधन में विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से जल्द कोलंबो में एक टीम भेजने का आग्रह किया है ताकि एक कर्मचारी स्तर के समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका अगले 6 महीने सर्वाइव करने के लिए IMF से $6 बिलियन मांग रहा है। राज्य द्वारा संचालित सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा नियोजित हड़ताल के संदर्भ में बोलते हुए विक्रमसिंघे ने कहा, कृपया ब्लैकआउट का कारण न बने। आप चाहे तो तख्तियां लेकर हड़ताल कर सकते हैं। भारत ने भोजन, दवा और ईंधन के लिए ऋण और खरीदारों के लिए ऋण के रूप में लगभग 3.5 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है। श्रीलंका दिवालिया होने के करीब है और भोजन, ईंधन, दवाओं और रसोई गैस से लेकर टॉयलेट पेपर और माचिस की तीलियों तक जरूरी चीजों की भारी कमी से जूझ रहा है। तो अपने दोस्त ड्रैगन के कर्जाल में श्रीलंका कुछ इस तरीके से फंसा कि श्रीलंका कंगाल होकर रह गया और ऐसे में जो देश उसकी मदद कर रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ भारत, जिसे खुद श्रीलंका के पीएम ने भी माना है। रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसके नतीजे 3 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई को आएंगे। देखिए रिपोर्ट। 16वीं राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने यह ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे, 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 18 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वो देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए पेन का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई दूसरा पेन इस्तेमाल होता है तो उसका वोट अमान्य घोषित होगा। उन्होंने कहा कि 776 सांसद और 4033 विधायक यानी कुल 4809 मतदाता वोट करेंगे। व्हीप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह गुप्त होगा। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। तो इस बार देखना ये होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कुछ रहता है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया।
पीएम मोदी ने कहा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष 10 देशों की लीग में ही जल्द ही शामिल होगा। नए भारत के इस नई छलांग में जैव प्रौद्योगिकी औद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की बड़ी भूमिका रही है। भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं, जिनमें विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र, प्रतिभाशाली मानव पूंजी, पुल, व्यापार करने में आसानी की दिशा में प्रयास और जैव उत्पादों की मांग शामिल है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन यहां पर किया गया और जितने भी प्रेन्योर हैं उनको कोशिश की गई कि आगे के लिए उत्साहित किया जाए। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। अब उन्हें 13 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिखाते हैं 1 मिनट में आपको पूरी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद बाहर निकलते वक्त सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। जैन ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की। ईडी के पास सत्येंद्र जैन की रिमांड 9 जून को खत्म हो रही थी, इसलिए निदेशालय ने कस्टडी को बढ़ाने की मांग की। रिमांड बढ़ाने के फैसला स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सुनाया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि जब सत्येंद्र जैन कस्टडी में थे तब ईडी ने उनके दिल्ली गुरुग्राम के करीब 7 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान वहां से करीब 2.82 करोड़ नगद और 1.80 किलोग्राम सोने के सिक्के और बिस्किट मिले थे। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली। इसके लिए सत्येंद्र जैन से पूछताछ जरूरी है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, बीजेपी को घेरा जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। उमा भारती ने नुपुर शर्मा पर हुए कार्रवाई को सही बताया है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और साथ ही यूपी के हालात पर भी उन्होंने चिंता जताई है। क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। नुपुर शर्मा पर पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई पर उमा भारती ने कहा कि नुपुर ने जो भूल की, पार्टी की जो लाइन और नीति होती है, प्रवक्ता उससे बाहर नहीं जा सकता। हमारी पार्टी कभी भी किसी के लिए नफरत भरी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं देती और उसके कारण पार्टी ने जो उस पर कार्रवाई की वो उचित है। उमा भारती ने कहा कि नुपुर ने माफी मांग ली है, उसने जो कहा है वो गलत था, लेकिन इसके लिए उसे भेड़ियों के झुंड की तरह नहीं फेंक सकते। उमा भारती ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि जहरीले बयानों से पार्टी की मेहनत पर कूड़ा ना फेंके। नुपुर शर्मा के बयान पर अरब देशों में जो रिएक्शंस सामने आए हैं, उस पर उमा भारती ने कहा कि अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसे संभालने का काम हमारी केंद्र सरकार भलीभांति कर रही है। उमा भारती ने कहा कि यूपी चुनाव के समय जिस तरह जाति, धर्म, नफरत, गाली गलौज और हिंसा मुख्य मुद्दा बन गया था, मैं तो पहले ही चिंतित हो गई थी। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय ये जो अचानक से जहर पैदा हुआ है, ये मोदी जी की इच्छा के विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो नुपुर शर्मा का एक बयान और उसके बाद हुआ रहा जमकर बवाल और फिलहाल अब उमा भारती की ओर से तमाम चीजें कही गई हैं। देखना ये होगा कि क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं और इसी के चलते सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ मौजूद रहे। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यहाँ खिलाड़ियों का उत्साह देखा है। ये चौथा कार्यक्रम है जो यहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 13 जून तक चलेंगे। पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा आयोजन ये
जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हमने इससे पहले के भी जो 3 कार्यक्रम हुए खेलो इंडिया के, उनके साथ भी जो प्रबंधक ऐसे हैं जो सब जगह जाते रहे हैं, उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो ये खेल है बहुत अच्छे वातावरण में हो रहा है। तो पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया गया और लगातार हरियाणा अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पुणे पुलिस ने सौरभ महाकाल नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसका कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से भी है। देखते हैं 1 मिनट में ये पूरी खबर। पुणे पुलिस की गिरफ्त में आया सौरभ महाकाल उन शातिर शूटर्स में शामिल है जिनके नाम का खुलासा पंजाब पुलिस ने 2 दिन पहले मूसेवाला मर्डर केस में किया था। महाकाल की गिरफ्तारी पुणे में दर्ज मकोका के केस में हुई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद मूसेवाला मर्डर केस में भी उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सौरभ महाकाल संतोष यादव गैंग का सदस्य है। संतोष यादव पर पहले से ही कई मामले दर्ज है। महाकाल का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है और उस पर राजस्थान में भी कुछ केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई 20 जून तक पुलिस रिमांड में है और अब पंजाब पुलिस भी उसके साथ पूछताछ करेगी। वही मूसेवाला मर्डर केस की जांच में पंजाब पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस भी जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है। तो पुलिस की ओर से एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं और इन तमाम खुलासों के बीच अब देखना ये होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार में पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर ने करनाल में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद उन्होंने किया। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। करनाल लघु सचिवालय सेक्टर 12 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने जिला अधिकारियों के साथ इसमें बैठक की। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के 50 लाभार्थियों से इस दौरान संवाद किया गया। मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार चलाने के लिए अनुभव होना चाहिए। पंजाब प्रदेश पाकिस्तान के साथ लगता राज्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर दिल्ली में सरकार बनाई। 1 महीने बाद ही पंजाब में मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। अब ये सबके सामने आ चुका है। जब काम नहीं कर पाएंगे तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे कि बजट नहीं मिल रहा। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। हम दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे 2% लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन 98% किसान इससे निश्चित तौर पर खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कल किया है, कई लोग हमको पूछते थे कि राज्य सरकारें जो बोनस नहीं दे रही है। तो योजना के लाभार्थियों से संवाद इस दौरान उन्होंने किया और उनकी समस्याओं को भी जाना। रुक करेंगे अगली खबर का। चरखीदादरी में बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने एक बाइक सवार छात्र पर हमले का प्रयास किया। इसी दौरान बाइक खेतों में खंबे से जा टकराई और युवक की मौके पर मौत हुई। देखिए। चरखीदादरी में एक छात्र की मौत हो गई। दरअसल बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने बाइक सवार छात्र पर हमले का प्रयास किया। इस दौरान छात्र की बाइक खंबे से जा टकराई, जिस वजह से युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक की बाइक का पीछा करने और हमले का प्रयास करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने पूरे मामले को साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। दूधला और दतौली के बीच एक सरदार लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बता दें, भिवानी निवासी पत्रकार सरदार कृष्ण सिंह का 17 साल का बेटा गरुदीप सिंह दादरी के एक निजी स्कूल में परीक्षा देने आया था। यहाँ से वो अपने दोस्त की बाइक लेकर गांव दूधवा में महिला दोस्त से मिलने गया था। तो पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। देखना होगा और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रुक करेंगे अगली खबर का। पानीपत के कुटानी गांव में सड़क पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखिए रिपोर्ट। पानीपत में सिस्टम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। वार्ड नंबर 6 में हालातों को देखने से तो ऐसा लगता है जहां कुटानी गांव में जाने वाली मुख्य सड़क पर
कई फुट गंदा पानी जमा हो गया है। आलम यह है कि गंदा पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। स्थानीय दुकानदार छोटे मोटे धंधे चौपट हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन गली में भरे गंदे पानी से बच्चों को चोट लग रही है। आने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों को देखते हुए सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत के नेतृत्व में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। विधायक और एमपी समेत मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सांकेतिक रूप से आज हमने मछलियां छोड़ दी हैं। भैया इस पानी को निकाल लो या इसमें मछली पाल लो। सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने इस पानी में मछलियों को छोड़ा, संकेत दिया कि अभी यहाँ मछलियों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी नेताओं को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर पानी निकासी नहीं होगी तो 1 हफ्ते के बाद पानी के बीचों बीच फ्लैक्स बोर्ड और बैनर लगाए जाएंगे और बताया जाए कि इस रास्ते पर आना मना है। तो आम जनता के लिए यहाँ पर समस्याओं और परेशानियों की भरमार है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से पानी हर जगह पर भरा हुआ है और लोगों को इस बात की चिंता है कि आखिरकार वो आएंगे और जाएंगे कैसे। बीमारियां फैलने का डर है। रुक करेंगे अगली खबर का और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते करनाल की। करनाल के राजकीय कन्या महाविद्यालय में टीचर्स की कमी को लेकर छात्राओं के साथ कॉलेज प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए। करनाल के राजकीय कन्या महाविद्यालय में टीचरों की कमी को लेकर छात्राओं के साथ कॉलेज प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्राओं की मांग है कि उनके लिए टीचर की कॉलेज में व्यवस्था की जाए। बार बार मांग के बाद भी टीचर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, जबकि उनकी परीक्षाओं का वक्त अभी तय हो चुका है। अब जब तक प्रिंसिपल उनके आई कार्ड नहीं लौटाएगी तब तक गेट बंद रखेंगे। 3 साल से मेरा कोई टीचर नहीं है, साइको के टीचर और हम प्रैक्टिकल वगैरह सब पर अटेंडेंस पड़ी है, कोई नहीं। और ये आने की पूरी संभावना तो इसमें हम और हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री के भी नहीं है, पंजाबी के भी नहीं है, टीचर्स ही नहीं है। तो छात्राओं का आरोप है लंबे वक्त से कॉलेज में साइकोलॉजी का टीचर नहीं है। इस मांग को लेकर जब वो इकट्ठा हुए तो प्रिंसिपल ने छात्राओं के आई कार्ड ले ली, जो प्रिंसिपल के पास जमा है। कॉलेज में साइकोलॉजी की टीचर नहीं थी। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में साइकोलॉजी, हिस्ट्री और पंजाबी के टीचर भी नहीं है। अगले महीने पेपर हैं, ऐसे में उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। सभी बच्चों के फेल होने के 100% उम्मीद है। तो छात्राओं ने यहां पर कॉलेज के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहां पर जो शिक्षक हैं उन्हें भेजा जाए ताकि उन्हें अपने सब्जेक्ट समझने में आसानी हो, अपनी पढ़ाई वो पूरी कर पाए। रुक करते अगली खबर का। नूह में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा प्रांगण में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जुड़ी महिला कर्मचारियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पिछले 4 साल से अभी तक लागू नहीं की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारी बेहद परेशान है। उन्होंने भीषण गर्मी के बावजूद महिलाएं अपने हक के लिए सांकेतिक धरने में जुटी रही। कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धाओं को 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाली एएनएम जीएनएम कार्यकर्ताओं को अभी तक ये सम्मान नहीं मिला। भारतीय मजदूर संघ की सचिव हूँ। हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन जो करने जा रहे हैं वो जो हमारी लंबित मांगों हैं उनको लेके हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा था वो वादा पूरा नहीं किया, तो उसको लेके हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इन महिलाओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, मांगे रखी गई। देखना होगा मांगे कब तक पूरी हो पाती है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और निगम के अधिकारियों ने छापेमारी की और इस दौरान क्विंटल सिंगल यूज पॉलिथीन बरामद हुआ। देखिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के बाद लगातार प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है। सोनीपत के कुमार गेट पर स्थित एक गोदाम में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और नगर निगम के संयुक्त टीम ने रेड की। इस दौरान 5 से 6 क्विंटल सिंगल यूज पॉलिथीन बरामद हुई। टीम ने सभी पॉलिथीन को अपने कब्जे में लिया है और नष्ट कर दिया है। पॉलिथीन स्टॉक था कुमार गेट पे, वहाँ से नगर निगम ने 2 गाड़ियों में पॉलिथीन भरी है और अब इसको अपने वेस्ट एनर्जी प्लांट में डिस्ट्रॉय कराएंगे। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना पर ये रेड की। सिंगल यूज प्लास्टिक रोक लगाने के बाद सोनीपत में लगा था। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा था। सोनीपत शहर में एक गोदाम में भारी मात्रा में पॉलिथीन मौजूद है। ऐसी गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग की टीम को मिली थी। सीएम फ्लाइंग की टीम और सोनीपत नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद हुआ। 5 से 6 क्विंटल प्लास्टिक बरामद हुआ है। इसे खत्म करने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए। प्रशासन ने कहा है कि अगर आगे भी ऐसी प्लास्टिक पकड़ी जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। तो पर्यावरण को लेकर प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, लेकिन इसी बीच लगातार जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई अब की गई है। तो 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में तमाम खबरों के बारे में आपने जाना विस्तार से। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय।